पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आई वंडर व्हाट ही हैज डन विद द बुक आई लेंड हिम। आई वंडर मुझे आश्चर्य है। इसमें मैंने वर्ब के सारे क्वेश्चन लिए हैं, टाइम टेंस से रिलेटेड, कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड, नॉन फाइनाइट वर्ब, इंफिनिटिव जेरेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड, कॉस्टिव वर्ब से रिलेटेड, तो जितना लगभग चीजें हो सकती है वर्ब से रिलेटेड वो सारे पॉइंट यहां लेने की कोशिश की गई है। हर टाइप के एक दो क्वेश्चन लिए गए हैं। आई वंडर मुझे आश्चर्य है, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है, तो प्रेजेंट में हम ये चीज बोल सकते हैं कि मुझे ये आश्चर्य है। व्हाट ही हैज डन विद द बुक, कि उसने किताब के साथ क्या किया है। ठीक है, मुझे आश्चर्य है कि उसने किताब के साथ क्या किया है। तो जिसे मैं प्रेजेंट में खड़ा होकर सोच रहा हूं कि भाई मुझे आश्चर्य है कि पता नहीं उसने किताब के साथ क्या किया है। ठीक है, अभी ये चीज मुझे पता नहीं है। ठीक, आई लेंड हिम, जो मैंने उसे उधार के रूप में दिया था। लेंड माने उधार देना, जो मैंने उसे पढ़ने के लिए उधार के रूप में दिया था। अब यहां पे देखें, मुझे आश्चर्य है, ये सेंटेंस हो गया। एक से ज्यादा सेंटेंस है, तो एक से ज्यादा सेंटेंस अगर है तो उनकी वर्ब सेंस के हिसाब से और उसमें लिखे हुए वर्ड के हिसाब से उनमें आपस में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और नहीं समझ पा रहे, एक कमरे में दो तीन वाद्य यंत्र बज रहे हैं तो सब में कॉम्बिनेशन होगा तभी तो अच्छी धुन निकलेगी। तो सेम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। मुझे आश्चर्य है उसने क्या किया होगा किताब के साथ जो मैंने उसे दिया। तीन सेंटेंस है। अब आप सोचिए, आश्चर्य है, आप अपने हिसाब सोचिए। मुझे आश्चर्य है, ये प्रेजेंट में हम लोग सोच रहे हैं। उसने किताब के साथ क्या किया है पता नहीं हमें, अभी हो सकता है क्या किया हो ये भी हमें नहीं पता है। प्रेजेंट परफेक्ट में है, काम हो चुका है जो भी है। ठीक है, उस किताब के साथ जो मैंने उसे दी, तो किताब मैंने उसको कब दी, मैं अभी सोच रहा हूं किताब के बारे में, सोच रहा हूं कि भाई क्या उसने किताब के साथ किया होगा। मैंने उसको किताब दी है नहीं, अभी थोड़ी दी, अभी तो सोच रहा हूं कि क्या हुई मेरी किताब। लेकिन उसको मैंने किताब कब दी थी, पहले कभी दिया होगा ना, पहले कभी दिया होगा। तो सोच रहा हूं कि जो किताब मैंने उसको दिया था उसने उसके साथ क्या किया है। तो इन तीनों सेंटेंस को जब हम आपस में कोरिलेट करते हैं तो ये बात हमें समझ में आती है कि मैं आश्चर्य कर रहा हूं, ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या हुआ है मेरी किताब के साथ, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में जस्टिफाइड है। लेकिन उस किताब के साथ क्या हुआ जो मैंने उसको दिया, तो मेरा जो देने वाली घटना है, जो मैंने उसको किताब दी वो अभी नहीं दी है, पहले कभी दी थी। और अगर कोई काम आज से पहले हुआ है, सेंटेंस ये दोनों उसको तरफ इंगित कर रहे हैं, तो वो घटना फिर प्रेजेंट में ना होकर के किस में होगी, पास्ट में। लेंड की सेकंड फॉर्म आप कर लेंगे। ठीक है, ये इस पार्ट में आप इरर मानेंगे, सी पार्ट को आप गलत मानेंगे, और सी पार्ट में जहां पर लेंड लिखा है वो प्रेजेंट में लिखना गलत मान लिया जाएगा और उसको आप पास्ट में करेंगे तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। समझ गए होंगे आप, कोई ऐसी टेक्निकल बात मैंने नहीं बताई, सिंपल सी चीज आपके साथ डिस्कस किया है। तो चलिए वापस अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में होगा, पास्ट में, और अगर पास्ट में होगा तो इसकी सेकंड फॉर्म कर लेंगे। लेंट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लेंट, और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये क्या था, एक से अधिक वर्ब है, V1 V2 V3, तो एक से अधिक वर्ब होने पर इसके सेंस के आधार पर, सेंस और टाइम के आधार पर, सेंस और टाइम के आधार पर एनालिसिस करते हैं। किस चीज का एनालिसिस करते हैं कि क्या ये वर्ब्स अपने टाइम और टेंस में सही लिखी हुई है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके मैंने किया, यानी ये क्वेश्चन पूर्णतया समझ का आधारित था, मीनिंग निकालेंगे तो ही कर पाएंगे। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। While he was crossing the road, जब वो रोड क्रॉस कर रहा था, the thought had struck him, उसके दिमाग में विचार आया, he had forgotten to carry the keys along, कि वो अपने साथ चाबियां लाना भूल गया है। वही कॉन्सेप्ट है, पीछे वाला ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं उसको थोड़ा बताता हूं। देखिए, अगर हम टाइम लाइन में चले, ये टाइम लाइन है मान लीजिए,
ये टाइम लाइन है, ये प्रेजेंट है, इससे पहले आ गए, ये पास्ट है। ठीक है, पास्ट में एक ही समय में, एक ही समय में होने वाली घटनाओं को हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में उनके सेंस के अकॉर्डिंग, उनके सेंस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मतलब अगर आप पास्ट में आ गए हैं, वर्तमान से पास्ट में गए हैं, पास्ट में कोई दो घटनाएं या दो से ज्यादा घटनाएं घटित हो रही हैं, और अगर दो या दो से अधिक घटनाएं पास्ट में घटित हो रही हैं और उनका जो समय है वो एक ही है, एक ही समय में घटित हो रही है, तो मीनिंग के हिसाब से जैसा मीनिंग सुटेबल बैठेगा उसके हिसाब से उसको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिख सकते हैं। यानी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस का जो टाइम है वो एक ही हो सकता है। क्लियर हो गया। लेकिन अगर कोई पास्ट परफेक्ट में किसको लिखते हैं, इस पास्ट से भी पहले की जो घटना, पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट, ये पास्ट है उससे भी पहले कोई घटना अगर घटित हुई है टाइम के सेंस में, तो ये घटना पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। इस इवेंट को पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से आप चीजें समझ रहे होंगे। तो अगर कोई सेंटेंस आपके सामने है, एक से ज्यादा सेंटेंस को आपस में जोड़ के लिखा गया है, एक से अधिक घटनाओं के बारे में बताया जा रहा है और वो समस्त घटनाएं पास्ट की हैं, तो आप उनके टाइम का जरा एनालिसिस करिए और देखिए कि जितनी घटनाएं लिखी हैं क्या वो साथ साथ घटित हुई है या आगे पीछे है। अगर साथ साथ घटित हो रही है तो साथ साथ घटित होने वाली घटनाओं को इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस में बनाइए और जो उससे पुरानी घटना है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाइए। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब जब हम इस बात को समझते हैं और इस सेंटेंस का एनालिसिस करते हैं कि व्हाइल ही वाज क्रॉसिंग द रोड, एक ये वर्ब है, जब वो सड़क पार कर रहा था, एक V1। द थॉट हैड स्ट्रक हिम, ये दूसरी वर्ब है, ये विचार उसके मन में आया कि वो चाबियां भूल गया है, ये तीसरी वर्ब है V3। तीन वर्ब है। जब वो सड़क पार कर रहा था, ये घटना पास्ट की है। विचार मन में आया, ये घटना पास्ट की है। वो चाबी भूल गया था, ये भी घटना पास्ट की है। तीनों घटनाएं पास्ट की है। क्लियर हो गया। तो सड़क पार कर रहा था पास्ट कंटिन्यूअस में है, क्लियर हो गया। ठीक है, क्रॉसिंग द रोड, क्रॉस करना, क्रॉसिंग द रोड, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, सड़क पार कर रहा था। जब सड़क पार कर रहा था उसके मन में विचार आया। विचार कब आया? विचार उस समय आया जब वो सड़क पार कर रहा था। यानी क्रॉस करना और स्ट्रक, ये जो विचार उसके मन में आया है, इन दोनों का, इन दोनों ही वर्क का, इन दोनों ही वर्ब का टाइम एक है, एक ही समय में ये हुई है। वो सड़क पार कर रहा था, उसके मन में विचार आया। तो मन में विचार तब आया जब वो सड़क पार कर रहा था। तो सड़क पार करना और मन में विचार आना एक ही समय में घटित होने वाली घटनाएं हैं। क्लियर हो गया। अब क्या विचार आया? विचार आया कि वो चाबी भूल गया है। तो चाबी उस समय थोड़ी भूला जब सड़क पार कर रहा था, चाबी तो उस समय भूल गया होगा जब वो घर से निकला होगा, यानी सड़क पार करने से पहले। ये जो घटना है चाबी भूलने वाली, ये इस घटना से पहले की है। क्लियर हो गया। इन दोनों का टाइम एक है और ये घटनाएं पास्ट की हैं। और उससे भी पहले, इस पास्ट से भी पहले घटना हुई है किसकी? फॉरगॉटन की, हैड फॉरगॉटन। यहां पे हम हैड स्टक लिख लें।
क्रॉसिंग, जब सड़क पार कर रहा था, हैड स्ट्रक, उसके मन में विचार आया कि वो चाबी भूल गया है, हैड फॉरगॉटन। देखिए, तो अब यहां समझिए, जब सड़क पार कर रहा था उस समय यह विचार आया। ये दोनों घटनाओं का समय एक है, मैंने बता दिया, लेकिन चाबी भूल गया है, यह घटना उससे पहले की है। तो यह घटना पास्ट कंटिन्यूअस में है और उससे पहले की यह घटना पास्ट परफेक्ट में होगी, ये तो सही लिखा हुआ है। हैड फॉरगॉटन तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन जो विचार उसके मन में आया ये उस समय आया जब वो सड़क पार कर रहा था, और सड़क पार करने वाली घटना पास्ट कंटिन्यूअस में है। मैंने यहां बताया एक ही समय में होने वाली घटनाएं मीनिंग के हिसाब से, सेंस के हिसाब से या तो इंडेफिनिट या कंटिन्यूअस में होंगी, परफेक्ट में नहीं हो सकती। परफेक्ट में उस घटना को लिखते हैं जो इनसे पहले हुई है। तो ये घटना जो चाबी भूल गया था ये परफेक्ट में लिखी हुई है तो ठीक है, लेकिन ये दो घटनाओं का समय एक है, और अगर समय एक है तो ये सड़क पार कर रहा था तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन ये जो पास्ट परफेक्ट में लिखा गया ये गलत है। इसको हम भाव इसका कॉन्टिन्यूअस करना हो कि इंडेफिनिट का है तो हम इसको इंडेफिनिट में बना देंगे स्ट्रक, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहां पे बी पार्ट में एरर लेंगे, और बी पार्ट में जहां हैड स्ट्रक लिखा हुआ है वहां पे स्ट्रक वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। कॉन्सेप्ट भी आपके सामने लिखा हुआ है, आप समझ गए होंगे। एक से अधिक सेंटेंस है, सेंस के हिसाब से उसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो घटनाएं एक समय में घटित हो रही है पास्ट में, और पास्ट में घटित एक समय में। प्रकाश बोरा करें सर जी मेरा आज एसएससी जीडी का मेडिकल होने वाला है, डर लग रहा है। डरने की क्या बात है भाई, जो होगा अच्छा ही होता है, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। एकदम चिंता मुक्त होकर, टेंशन मुक्त होकर के जाइए, अपना मेडिकल कराइए। अगर होगा तो बेहतर ही है आपके लिए, और नहीं होता है तो ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा। ये चीज ये हमेशा मान के चलिए कि अगर हो जाएगा तो भी ईश्वर का धन्यवाद है, नहीं होता है तो ईश्वर ने कुछ बेहतर आपके लिए प्लानिंग की होगी। हो सकता है आप जीडी में ना हो करके सीजीएल में क्वालिफाई कर जाए। मैं खुद इस चीज का एग्जाम्पल हूं। मैंने सबसे पहला एग्जाम आरपीएफ सिपाही का दिया था, पेपर निकल गया बहुत एकदम शुरू में, जैसे ग्रेजुएशन हो रहा था वैसे ही गया देने के लिए फिजिकल, तो वहां पता लगा लंबाई में ही निकाल दिया गया। अब बड़ा निराश हुआ कि यार बताओ पहला एग्जाम था निकला नहीं, लेकिन बाद में एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन हुआ, सीएचएसएल में सिलेक्शन हुआ, बैंक में सिलेक्शन हुआ, कई जगह अलग अलग जगह सिलेक्शन हुआ, तो वो बेहतर हुआ। उस समय वहां नहीं हुआ, नहीं तो हो सकता सिपाही में उलझ के रह जाता, आगे मैं काम न कर पाता। तो ईश्वर जो करेगा अच्छा ही करेगा। फिलहाल वापस आते हैं, समझ गए होंगे आप, बी पार्ट में एरर है, हेड स्ट्रक जो लिखा हुआ है गलत है, उसकी जगह वर्ब की सेकेंड फॉर्म स्ट्रक कर लेंगे तो सही हो जाएगा। आगे आइए, माई ब्रदर हैड जस्ट कम फ्रॉम अब्रोड, मेरा भाई अभी अभी अब्रॉड से आया है। अब्रॉड माने विदेश, विदेश से आया है। जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं अच्छे क्वेश्चन है, समझ पे आधारित, वो सीधे सीधे नहीं है कि देखा टिक लगा दिया, उस टाइप के क्वेश्चन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन है कि एनालिसिस करना पड़ेगा, एक समझ इंग्लिश की होनी चाहिए। ही सीम्स टू हैव एंजॉयड हिज ट्रिप वेरी मच, और ऐसा लगता है कि उसने अपनी ट्रिप का काफी एंजॉय किया है। देखिए दो वर्ब है, एक ये और एक ये। ही सीम्स लगता है, ये प्रेजेंट में लग रहा है, लगता है कि उसने ट्रिप काफी एंजॉय किया है। ठीक है, ये घटना प्रेजेंट की है, आपने अपने भाई को देखा और आपको देखने पर लग रहा कि इसको ट्रिप में बहुत आनंद आया होगा, ठीक हो गया। और वो अभी अभी आया है विदेश से। यहां पे दो बातें आपको समझनी है। एक तो ये जो वर्ड यहां पे आया है जस्ट, ये जो शब्द जस्ट है इंग्लिश में हम कई सेंस में यूज करते हैं, और इसको अभी अभी के भी सेंस में यूज करते हैं। अभी अभी यानी इमीडिएटली या हाल ही में, रिसेंटली के सेंस में। और इस सेंस में ये जो शब्द है ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। पहला पॉइंट क्यों यूज होता है, क्योंकि देखिए इसका मीनिंग ही है अभी अभी हुआ है। अभी अभी ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अभी अभी ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तो कोई काम अभी अभी हुआ है जिसको हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हो रहा है, उसको दर्शाने के लिए हम लोग जस्ट का प्रयोग करते हैं। और चूंकि काम अभी अभी हुआ है, बहुत अधिक समय नहीं हुआ उस काम को समाप्त हुए, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट उसके लिए बेहतर हो माना जाता है। तो यहां से दो चीजें आपने समझनी है। पहला कि जब हम कोई सेंटेंस कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन कर रहे हैं इधर का, तो उसमें एक तो सेंस है
दूसरा कुछ वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं समय टाइम को डिनोट करने वाले, जिसके आधार पे आप उस सेंटेंस की वर्ब का निर्धारण करते हैं। जैसे अगर मैंने टुमारो लिख दिया तो इसका मतलब ये घटना आज की नहीं है, आने वाले कल की है। मैंने यस्टरडे लिख दिया, इसका मतलब ये घटना बीते हुए कल की है। तो वो शब्द ही आपको बता देगा कि आपकी वर्ब को किस टाइम में लिखना चाहिए, प्रेजेंट में लिखें या पास्ट में लिखें। तो यहां पे जो शब्द जस्ट था, अगर हम लोग ग्रामर का रूल जान रहे हैं तो जस्ट माने अभी अभी ये काम हुआ है, और कोई काम अभी अभी हुआ है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। जस्ट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है। एक तो इसको देख करके, और दूसरा जब मैंने इसकी मैचिंग मिलाई इस वर्ब से, तो यहां से भी मैच किया कि भाई ऐसा लगता है कि उसने अपने ट्रिप को एंजॉय किया है, तो ये घटना प्रेजेंट की है, और इसमें ये शब्द भी आया है जो बता रहा है कि ये काम अभी अभी हुआ है। तो पास्ट परफेक्ट को यूज करने का कोई मतलब नहीं है। पास्ट परफेक्ट तो तब यूज करते, अभी पीछे मैंने बताया कि पास्ट की कोई घटना दी गई हो और उससे भी पहले जाके आपको कोई घटना बतानी हो, पास्ट ऑफ द पास्ट में जाना हो, तो पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो आप अगर थोड़ा सा भी समझ रहे होंगे तो जस्ट के कारण और जो यहां सीम लिखा हुआ है, इन दोनों से मैच होने के कारण हम जान रहे हैं कि ये पास्ट परफेक्ट में लिखना सही नहीं है। इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे तो हो जाएगा हैज जस्ट, ये कर लेंगे, सही हो जाएगा। ये पार्ट में एरर है। आगे आइए, नाइदर ऑफ देम सेंड देयर पेपर इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया ना कि कई बार सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड टाइम डिनोटिंग लिखे होते हैं जो इशारा करते हैं आपको, या जो बताते हैं कि भाई ये जो घटना है, जो बात बताई जा रही है, ये उस विशेष समय की है, और उस विशेष समय की अगर कोई घटना है तो उसके हिसाब से आपकी वर्ब भी ऐसी होनी चाहिए जो उस समय की बात को बताए, उस हिसाब के टाइम और टेंस को प्रदर्शित करे। यहां देखें, ये कह रहे उनमें से कोई भी, किसी ने भी अपना पेपर समय पे नहीं भेजा फॉर द लास्ट सेमिनार, पिछले सेमिनार के लिए। ये कौन से सेमिनार की बात हो रही है? जो सेमिनार बीत गया। जो सेमिनार बीत गया, पिछला जो सेमिनार था, पिछले साल ये घटना घटित हुई, लास्ट ईयर की बात है, इसका मतलब अभी की घटना नहीं है, पास्ट की घटना है। लास्ट सेमिनार की बात है, लास्ट है, पास्ट है, इन सारे शब्दों का प्रयोग आप पास्ट में ही करते हैं, पास्ट को दर्शाने के लिए करते हैं। तो इस वर्ड से हमने ये आइडिया लगाया कि ये घटना पास्ट की है। लेकिन जरा इसकी वर्ब को देखें, क्या लिखा हुआ है, सेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि लास्ट से हमें पता चल रहा है कि ये घटना प्रेजेंट की नहीं है, ये घटना पास्ट की है। तो इसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो सेंड जो लिखा हुआ है, सेंड की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? सेंट, SENT, SENT, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और यही सही होगा। सेंड कर लीजिए, सही हो जाएगा। बी पार्ट में एरर है। सेंड, सेंट, सेंट होता है, आप जान रहे हैं, सेंड फर्स्ट फॉर्म, सेंड सेकेंड फॉर्म, और सेंड थर्ड फॉर्म। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। He did not miss a single lecture till today। अच्छा क्वेश्चन है, उसने मिस नहीं किया है एक भी लेक्चर आज तक, उसने आज तक एक भी लेक्चर मिस नहीं किया है, ऐसा सेंस निकल के आ रहा है। अब सोचिए जरा, अगर आपसे मैं कहूं कि आपने आज तक कोई भी क्लास मिस नहीं की है, हिंदी में ही इसको बोल के देखिए, तो यह घटना पास्ट की लग रही है क्या? यह घटना पास्ट की नहीं लग रही, क्योंकि आज भी इसमें शामिल है। आज तक आपने कोई लेक्चर मिस नहीं किया, ये आज को भी इंक्लूड कर रहा है कि अगर हम आज तक देख लें तो आपने कोई लेक्चर मिस नहीं किया है। जबकि यहां पे जो वर्ब है, ये जो शब्द है, ये बता रहा है कि अगर पास्ट से शुरू हुआ, पास्ट से मान लीजिए कोई क्लास आपकी शुरू हुई, यही हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ये क्लासेज आपकी 15 से शुरू की, 15 जुलाई से, और मैंने कहा कि आज तक, आज कितनी हो गई? 22 हो गई। तो अब मैंने अगर 16 जुलाई से मैंने शुरू किया, मैंने कहा कि आज तक आपने कोई लेक्चर मिस नहीं किया,
तो ये 16 जुलाई घटना पास्ट की है, इसके बाद 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा, यानी यहां से लेकर के और आज तक माने टिल टुडे, यहां तक ये पूरा वर्तमान को भी समाहित कर रहा, पास्ट से लेके यहां तक, और इसमें आज भी शामिल है। आज भी अगर शामिल हो गया तो ये घटना पास्ट की कैसे हो सकती है, बीती हुई घटना कैसे हो सकती है, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखना इसको गलत है। किसमें लिखना ज्यादा सही रहेगा, इस तरीके के सेंटेंस की आज तक मैंने ऐसा काम नहीं किया है। बोलने में भी देखिए प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है और लिखने में भी ये प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। आज तक मिस नहीं किया, तो इस सेंस में प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग बेहतर रहेगा। प्रयोग होगा क्योंकि टिल टुडे में वर्तमान भी इंक्लूड है, प्रेजेंट भी इंक्लूड है, शामिल है। तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाइए, क्या बनेगा, डिड नॉट का प्रेजेंट परफेक्ट, हैज नॉट मिस्ड, ये कर लेंगे, ये आपका सही आंसर होगा। ये पार्ट में एरर है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ यू आर ग्रेट आइडियाज, यदि आप महान विचार हैं, जब ध्यान दीजिएगा बी और हैव के बीच का अंतर, बी और हैव, बी का मतलब हुआ इज, एम, आर, और हैव का मतलब हुआ हैज, हैव और हैड। इज, एम, आर, वॉज, वर, और बी या बीन। ये जो बी वर्ब है ये एज ए मेन वर्ब, यहां हम ले रहे हैं एज अ मेन वर्ब। जब मेन वर्ब के रूप में हम बी और हैव को यूज कर रहे हैं तो इनमें क्या अंतर होगा, यहां बी का मतलब इससे है और हैव का मतलब इससे है। तो देखिए कैसे यूज करते हैं, जब आपके सब्जेक्ट के पास कुछ हो, सब्जेक्ट के पास अगर कुछ है तो आप हैव का यूज करेंगे, आई हैव अ पेन। और अगर आपका सब्जेक्ट इज इक्वल टू कुछ है, माने सब्जेक्ट बराबर कुछ, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ये हमारा सब्जेक्ट है, मान लीजिए ए, ये सब्जेक्ट है और हमें ये बताना है कि ए इक्वल टू बी, तो हम बी वर्ब का यूज करेंगे। अगर हमें बताना है ए इक्वल टू बी, ए हमारा सब्जेक्ट है, हमें बताना है कि ये इसके बराबर है, तो हम बी का यूज करेंगे, ए बी के बराबर है। जैसे आपने कहा राम इज अ स्टूडेंट, राम एक स्टूडेंट है। और अगर हमें यह बताना हो कि ये हमारा ए, ये जो सब्जेक्ट है, ये बी के बराबर नहीं है बल्कि ए के पास या भीतर बी स्थित है, ए के पास या ए के भीतर बी है, तो आप हैव वर्ब का यूज करेंगे। जैसे राम हैज अ पेन, राम के पास एक पेन है। तो देखिए बी और हैव दोनों के सेंस में अंतर होता है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। अक्सर एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन इस टाइप से भी एसएससी ने पूछे हैं, जहां इज, एम, आर, वाज, वर आना चाहिए, वहां पे हैज, हैव, हैड लिख दिया जाता है। तो इन दोनों के सेंस का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं, इसको अगर और ट्रिक के फॉर्म में आपको मैं बताऊं, तो ट्रिक के रूप में अगर आप देखना चाहें तो बी कहता है कि आपका जो सब्जेक्ट है और उसके आगे अगर नाउन लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के आगे अगर नाउन है, सब्जेक्ट के बाद नाउन लिखना है अगर आपको, तो आप बी वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट बी प्लस नाउन। और अगर सब्जेक्ट के बाद आगे एडजेक्टिव लिखना है तो आप हैव वर्ब लिखेंगे। सॉरी उल्टा हो गया,
उल्टा बता दिया, सॉरी, इसको सही कर लेते हैं। सब्जेक्ट हैव प्लस नाउन, अगर आपको नाउन आगे लिखा हुआ है तो आप हैव वर्ब का यूज करेंगे, और अगर आगे एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो आप बी वर्ब को, वही बता दे रहा हूं आपको यहीं पर अलग से लिख करके, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये देखिए यहां अलग से हम लोग ले रहे हैं। सब्जेक्ट बी प्लस एडजेक्टिव, ट्रिक है ये, समझ लीजिए एक तरीके की, वही जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया उसी की ट्रिक। सब्जेक्ट बी प्लस एडजेक्टिव और सब्जेक्ट हैव प्लस नाउन, माने अगर आगे नाउन लिखा हुआ है तो हैव वर्ब का यूज करिए, और आगे एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो बी वर्ब का यूज करिए। जैसे आप यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ यू आर ग्रेट आइडियाज, यदि आप महान विचार हैं, पढ़ने से भी गलत लग रहा है, और ट्रिक से करें, ग्रेट आइडियाज नाउन लिखा हुआ है, तो नाउन लिखा हुआ है तो एज ए वर्ब बी नहीं आ सकता, इज एम आर वाजवर नहीं आ सकता, हैज हैव हैड आएगा, बस हो गया, आर की जगह हैव कर लीजिए, सही हो जाएगा। ए पार्ट में एरर है और ये आपका करेक्शन है, हो गया, सही हो गया। ट्रिक से भी कर सकते हैं, अगर केवल इज एम आर है यही ट्रिक अपनाइए, नहीं ज्यादा समझ पा रहे तो इसको अपनाइए, और समझना है तो ये आपके समझ के लिए लिखा हुआ है। जिनको नहीं आ रहा वो ऐसे कर सकते हैं, जो समझदार बनना चाह रहे हैं वो ऐसे कर सकते हैं। कुल मिला के क्वेश्चन होना चाहिए, और ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। आई वॉज बींग एस्टोनिश्ड, फिर वही क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन है, क्या है भाई, अभी पीछे आपके साथ ट्रिक डिस्कस की थी कि सब्जेक्ट है बी है तो आगे एडजेक्टिव आएगा, है कि नहीं, और सब्जेक्ट है हैव है तो आगे नाउन आएगा। यहां देखें, आई वॉज बीइंग एस्टोनिश्ड, यहां पर ये देखिए बीइंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक वर्ब वाज लिखी हुई है, और ये वर्ब नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है। तो जब एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो बीइंग की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी बी वर्ब लिखी हुई है, यही वर्ब 2 बार हो जाती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस अलग है, आई एम राइटिंग अ लेटर, पैसिव वॉइस बनाएंगे, अ लेटर इज बीइंग रिटन, अ लेटर इज बीइंग रिटन। आप कहेंगे सर वहां इज है, बीइंग है, रिटन भी तो है, तो वहां इज फिर बीइंग के बाद जो रिटन है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहां जो एस्टोनिश्ड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म न होकर के एडजेक्टिव है। और कुछ इसी तरह के एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं, फिलहाल यहां बीइंग हटा देंगे, बीइंग को हटा देंगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट बी प्लस एडजेक्टिव लिखते हैं, उसके साथ अलग से बीइंग लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इसके कुछ एग्जाम्पल आप लिख लीजिए जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, मैं कुछ आपको बता दे रहा हूं, आई एम टायर्ड, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम एस्टोनिश्ड, मैं आश्चर्यचकित हूं, आई एम इंटरेस्टेड, मैं किसी काम को करने में इंटरेस्टेड हूं, एस्टोनिश्ड हो गया। आई एम शॉक्ड, मैं हैरान हूं, ठीक है, इस तरीके से। आई एम बोर्ड, मैं बोर हो गया हूं किसी काम से, ये इस तरीके से यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई फादर हैज ऑलवेज हैड अ क्यूरियस हैबिट, मेरे पिता के अंदर हमेशा एक क्यूरियस आदत थी। हैज ऑलवेज हैड, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज के साथ हैड लिखा हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट है। विच आई कुड नेवर अंडरस्टैंड, जिसे मैं कभी समझ नहीं सका, ऑफ कंसल्टिंग एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने की। ठीक है, मेरे पिता के अंदर एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने की एक क्यूरियस हैबिट थी जिसे मैं कभी समझ नहीं सका। ठीक है, अगर ऑलवेज जैसे शब्द है, हमेशा कोई चीज रही है, और इस सेंटेंस को अगर आप देखें, विच आई कुड नेवर अंडरस्टैंड, जिसे मैं कभी समझ नहीं सका, यह घटना बता रहा है कि यह घटना पास्ट की है,
मैं कभी नहीं समझ सका कि उनके अंदर एक क्यूरियस हैबिट है या थी। जिसे मैं कभी नहीं समझ सका, घटना पास्ट की है। किस बात को नहीं समझ सका कि उनके अंदर एक क्यूरियस हैबिट है, नहीं, उनके अंदर एक क्यूरियस हैबिट थी। तो ये घटना, इससे ये पता चल रहा है कि ये पास्ट की घटना है, ये पास्ट की है। आप समझ नहीं सके और इसी के समय की ये घटना है। ये घटना भी उसी समय की है, और अगर ये घटना भी उसी समय की है तो ये पास्ट की है, तो ये भी पास्ट में होनी चाहिए। क्यों भाई, अभी तो सही होगा, और पास्ट में होनी चाहिए। तो देखिए, हैज, ऑलवेज, हैड, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट में इसको बदलेंगे, उसी समय की है, इसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखना पड़ेगा। इंडेफिनिट बनाइए, ये बनेगा माई फादर ऑलवेज हैड, ये माई फादर ऑलवेज हैड। ये यहां देखिए, ये हैड एज ए वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है, एज गायब हो गया, हैड की सेकेंड फॉर्म हैड, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो गई। मेरे पिता के अंदर एक क्यूरियस हैबिट थी जिसे मैं कभी समझ नहीं सका। दोनों घटनाएं पास्ट में अब सही सेंस दे रही हैं। पास्ट इंडेफिनिट में आपने बना दिया, हैज हटा दिया, बाकी सब कुछ सही है। और यहां जो हैड आया था वो पास्ट परफेक्ट का हैड नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मैंने लिख दिया, हैव की सेकेंड फॉर्म यहां लिख दे रहा हूं। देखिए, जब आप हैव को एज ए मेन वर्ब यूज करते हैं, अगर हम मेन वर्ब के रूप में हैव को देखें, तो अगर मेन वर्ब के रूप में हम हैव को देख रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव होगी, सेकंड फॉर्म हैड होगी, और थर्ड फॉर्म भी हैड होगी। ये एज ए मेन वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं। पास्ट परफेक्ट में जो हैड आता है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। सोनम केम टू द मीटिंग, सोनम मीटिंग में आई, मच लेटर, काफी बाद में, देन आई एक्सपेक्ट, जैसा मैंने अपेक्षा किया था। ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। अब आप जरा दोनों सेंटेंस का सेंस निकालिए। सोनम आई, सोनम का आना एक ये घटना है, ये पास्ट में लिखी हुई है, सोनम आई। अब सोनम आई काफी बाद में, ध्यान दीजिएगा, सोनम काफी बाद में आई जैसा मैंने अपेक्षा किया था। तो आप सोचिए पहले क्या हुआ। सोनम काफी बाद में आई जैसा मैंने अपेक्षा किया था। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि क्लास 7 बजे शुरू हो जाएगी और क्लास 7:05 पे शुरू हुई। तो पहले क्या हुआ, पहले क्लास शुरू हुई कि पहले आपने सोचा? पहले आपने सोचा, आपने सोचने वाला काम पहले किया कि भाई 7 बजे शुरू हो जाएगी, लेकिन बाद में पता चला कि 7:03 या 7:04 पे क्लास स्टार्ट हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि सोनम काफी बाद में आई। किस चीज के काफी बाद में आई? जैसा मैंने सोचा था। तो सोनम के आने की घटना पास्ट की है, लेकिन आई एक्सपेक्ट, इससे भी पास्ट की घटना है, इस पास्ट से भी पास्ट की घटना है, आई एक्सपेक्ट, यानी कि मेरा आशा करना, आई एक्सपेक्ट, ये इससे भी पास्ट की घटना है, ये पास्ट ऑफ पास्ट हो जाएगा। और पास्ट ऑफ पास्ट आपको पता है किसमें बनेगा? पास्ट परफेक्ट में इसको हम बनाएंगे, और पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो हो जाएगा आई हैड एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने अपेक्षा किया था उसके भी काफी बाद में सोनम आई। तो यहां पे ये गलत है, इसको आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, क्या बनेगा? आई हैड एक्सपेक्टेड। यहां सी पार्ट में समझ गए होंगे आप, सिंपल है, कोई टेक्निकल नहीं था, कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने पहले डिस्कस किया है। एज सून एज आई रीच लखनऊ, ज्यों ही मैं लखनऊ पहुंचता हूं, आई इन्फॉर्म यू अबाउट माई अराइवल, मैं आपको अपने अराइवल के बारे में सूचित करता हूं, ऐसा सेंटेंस कह रहा है। ठीक है, प्रकाश बोरा कह रहे हैं सर मेरी इंग्लिश वीक है, थोड़ा सा भी नहीं आता है,
कोई घबराने की बात नहीं यार, इंग्लिश कोई पेट से थोड़ी सीख के आता। हम लोग भारत में पैदा हुए हैं, इंग्लैंड में नहीं पैदा हुए हैं कि बचपन से ही इंग्लिश बोल रहे हैं। सबकी इंग्लिश वैसे ही रहती है। जैसे हाँ, तो जैसे आप पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे अपने आप इंग्लिश ठीक हो जाएगी। बहुत ज्यादा टेंशन मत लिया करिए चीजों की, चीजों पे काम करिए। इंग्लिश ठीक नहीं है कोई बात नहीं, क्लास कर रहे हैं, धीरे धीरे इंग्लिश ठीक हो जाएगी। सुबह आइए न्यूज़पेपर की क्लास में 7 से 8 में पढ़ा रहा हूँ 1 घंटा, और अभी 8 से 9 वो कैब पढ़ाऊंगा। ये दोनों क्लासें करिए, ऑटोमेटिक आप देखेंगे 1-2 महीने में आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देने लगेगा। चलिए, एज सुन एज आई रीच लखनऊ, जैसे ही मैं लखनऊ पहुंचूंगा मैं आपको अपने अराइवल के बारे में इन्फॉर्म करता हूं। ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे हुए हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट कहता है, देखिए दो सेंटेंस, ये दो सेंटेंस है, ये भी फ्यूचर का है और ये भी फ्यूचर का है। ये दो फ्यूचर की घटना है, ये फ्यूचर की घटना है और ये भी फ्यूचर की घटना। ये दो सेंटेंस है जो फ्यूचर की घटनाओं को दर्शा रहे हैं। अब इसमें से किसी एक सेंटेंस के पहले कंजंक्शन लगा है, किसी एक सेंटेंस, चाहे जिसके पहले लगा हो, चाहे इसके चाहे उसके, अगर किसी सेंटेंस के पहले कंजंक्शन लगा है टाइम या कंडीशन का, कौन सा कंजंक्शन? ऐसा कंजंक्शन लगा हुआ है जो टाइम या कंडीशन को दर्शा रहा हो, शर्त को दर्शा रहा हो या समय को दर्शा रहा हो। तो जिस सेंटेंस के पहले, जैसे ये सेंटेंस है, जिसके पहले कंजंक्शन लगा रहेगा उसकी वर्ब प्रेजेंट में होगी, और जिसके पहले कंजंक्शन नहीं लगा है, जैसे ये सेंटेंस है, इसके पहले कंजंक्शन नहीं लगा है, इसकी जो वर्ब है वो फ्यूचर में होगी। अब आप समझ गए होंगे, ये दोनों घटनाएं फ्यूचर की हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों घटनाएं फ्यूचर की हैं। आपकी इंग्लिश वीक है, मैंने कहा यदि आप मेहनत करोगे तो आपकी इंग्लिश ठीक हो जाएगी। तो दोनों बातें फ्यूचर की हैं, यदि आप मेहनत करोगे और आपकी इंग्लिश ठीक हो जाएगी, दोनों घटनाएं फ्यूचर की हैं। लेकिन मैंने यहां कंजंक्शन कंडीशन का लगा दिया, यदि, उसमें यदि भी जोड़ा है, ये कंडीशन का कंजंक्शन है। तो जिस सेंटेंस के पहले मैं कंजंक्शन लगा रहा हूं वो फ्यूचर का है, लेकिन उसकी वर्ब प्रेजेंट में लिखी जाएगी। और जिसके पहले कंजंक्शन नहीं लगाया, जैसे मैंने कहा यदि आप मेहनत करोगे, तो इसके पहले कंजंक्शन लगाया है, ये फ्यूचर का है लेकिन प्रेजेंट में लिखा जाएगा। आपकी इंग्लिश ठीक हो जाएगी, इसके पहले कंजंक्शन नहीं लगाया है, ये भी घटना फ्यूचर की है और इसको फ्यूचर में ही लिखेंगे। अब हम बात करते हैं, जैसे ही टाइम को बता रहा है कि एज सुन एज आई रीच लखनऊ, जैसे ही मैं लखनऊ पहुंचूंगा मैं आपको अपने अराइवल के बारे में इंफॉर्म करूंगा। दोनों घटनाएं फ्यूचर की हैं, लेकिन जिसके पहले कंजंक्शन लगा होगा वो प्रेजेंट में लिखी जाएगी, और ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है, सही है। लेकिन जो दूसरी घटना है, आई इन्फॉर्म यू अबाउट माई अराइवल, ये फ्यूचर में होगी और इसको प्रेजेंट में लिखा हुआ है, तो ये गलत है। इसको फ्यूचर में लिखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखें तो क्या हो जाएगा? आई शैल इन्फॉर्म, ये कर लेंगे। इन्फॉर्म गलत मानेंगे, इन्फॉर्म की जगह शैल इन्फॉर्म कर देंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द चीफ आइडिया ऑफ वेरी कॉमन टाइप ऑफ ट्रेवलर इज, जो सामान्य तरीके का ट्रेवलर है उसका मुख्य विचार होता है टू सी एज मैनी एज ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उतने ज्यादा चीजों को देखे एज ही पॉसिबली कुड, जितना वो कर सकता था। गलत है सेंटेंस। जब आप कोई जनरल बात बताते हैं, जनरल स्टेटमेंट अगर कोई है, जनरल स्टेटमेंट माने मेहनत करोगे तो ऐसा होगा, जो लोग पढ़ते हैं वो सफल होते हैं, सूर्य सुबह निकलता है, जनरल बात। जनरल स्टेटमेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट में लिखे जाते हैं। जनरल स्टेटमेंट प्रेजेंट में लिखे जाते हैं। सेंटेंस कह रहा है ये किसी एक यात्री के बारे में नहीं बता रहा, किसी एक पर्टिकुलर के बारे में नहीं बता रहा कि राम ने ऐसा किया, ये किसी भी यात्री कह रहा है कि भाई कोई भी ट्रेवलर है, वो कोई भी यात्री है, कहीं घूमने जाता है तो उसके मन में ये विचार होगा कि मैं अधिक से अधिक स्थानों को घूम लूं। तो यहां पर चीफ आइडिया ऑफ वेरी कॉमन टाइप ऑफ ट्रेवलर इज प्रेजेंट में है, सही है। उसका मुख्य विचार होता है टू सी एज मैनी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अपनी रुचि के उतने अधिक से अधिक ऑब्जेक्ट वो देखे
एज ही पॉसिबली कुड, जितना वो देख सकता है। ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट है, ये कुड जनरल स्टेटमेंट को दर्शा रहा है कि पॉसिबली कुड, इसलिए इसको हमें प्रेजेंट में लिखना होगा, प्रेजेंट में होगा, और प्रेजेंट में होगा तो कुड गलत है, उसकी जगह क्या करना पड़ेगा, कैन कर देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। सी पार्ट में एरर है। तो आपने यहाँ क्या सीखा, कोई जनरल बात बताई जाए जिसमें हम किसी एक व्यक्ति विशेष का उदाहरण लेकर के चीजों को ना बोले। विकास चौहान करे जय हिंद सर। भाई जय हिंद। फिलहाल चीजें समझते रहिए, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ भी लीजिएगा। तो यहाँ पे एक जनरल बात बताई जा रही है और जनरल बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। मैंने जैसे आपसे कहा डेली क्लास करते रहिए, ये डेली क्लास करनी है और जो नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में पूछना है। तो ये मैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, एक जनरल बात बोल रहा हूं, सभी के लिए लागू होगी। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट में लिखा जाएगा। आगे आइए। द व्हीकल विच इज स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन, वो व्हीकल जिसको पुलिसमैन द्वारा रोका जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, ध्यान दीजिएगा। कंटेन्ड नंबर ऑफ स्मगल्ड वॉचेज, उसमें बहुत सारी संख्या में स्मगल वॉचेज रखी हुई थी। कंटेन्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। अब ये सेंटेंस कह रहा है कि उसमें बहुत सारी घड़ियां रखी हुई थी, स्मगलिंग की हुई घड़ियां रखी गई थी। किसमें बहुत सारी स्मगलिंग घड़ियां रखी हुई गई थी, उस व्हीकल को जिसको पुलिस ने रोका था। ये घटना पास्ट की है ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर घटना की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि उस गाड़ी में काफी ज्यादा घड़ी मिली। कंटेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, गाड़ी में काफी ज्यादा घड़ी थी। कौन सी गाड़ी में, जो पुलिस ने रोका। तो ये जनरल बात नहीं है, एक ऐसी घटना को बता रहा है जो ऑलरेडी हो चुका है, गाड़ी रोकी जा चुकी है और उसमें हमको काफी घड़ी मिली है। तो ये सेंटेंस बता रहा है कि ये कोई जनरल बात नहीं है, एक विशेष घटना है और एक विशेष घटना किसी न किसी समय में घटित हुई होगी और इसको पढ़ने पे लग रहा है कि ये काम हो चुका है। पुलिस ने गाड़ी रोकी तभी तो उसको उसमें घड़ी मिली, तो ये काम हो चुका है। तो ये अगर पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा, पास्ट इंडेफिनिट। और किसी समय की घटना गाड़ी रोकने की है तो यह किसमें होगा, पास्ट में होगा, पास्ट में होगा। तो इज स्टॉप्ड की जगह आप कर लेंगे वाज स्टॉप्ड, ये सही हो जाएगा। आगे आइए। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत पड़ती थी, निखिल अपने पिता से गाइडेंस प्राप्त करता था। फिर देखिए दो घटनाएं हैं। एक घटना कह रहा जब जब जरूरत पड़ती थी, और सारा बानो करी कैसे आप, सही है भैया, हम सही है, आप लोग भी सही रहिए, पढ़ाई पे ध्यान फोकस करिए। कोई चीज न समझ में आए तो उसको पूछते रहिए, समझ में आ रही तो अच्छी बात है, सीएचएसएल की प्रिपरेशन करिए, ये प्रैक्टिस सेशन है सीएचएसएल के लिए। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जब जरूरत पड़ती थी, निखिल अपने पिता से गाइडेंस प्राप्त करता था। तो देखिए दोनों घटनाएं समय एक ही समय की हैं। भाई गाइडेंस कब प्राप्त करता था, जब उसको जरूरत पड़ती थी। तो ये दोनों घटनाएं एक ही समय की हैं, जब उसको जरूरत पड़ी तो उसने गाइडेंस प्राप्त किया। और अगर दो घटनाएं एक ही समय की हैं तो उनकी वर्ब का टाइम भी एक होना चाहिए। और ये अगर पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में लिखना चाहिए। और यहां ऑब्टेन्स प्रेजेंट में है, गलत है, इसका पास्ट बना लेंगे, सही हो जाएगा ऑब्टेन्ड। वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। क्यों पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही घटनाएं एक ही समय की हैं। जब, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब जब आपको जरूरत पड़ती थी तब तब आप मुझसे क्वेश्चन पूछा करते थे, तो ये घटना मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, तो दोनों का टाइम पास्ट में ही होगा। या हम दोनों को प्रेजेंट में भी कर सकते हैं कि जब जब जरूरत पड़ती है निखिल अपने पिता से गाइडेंस प्राप्त करता है, तो हम इसको प्रेजेंट में बदल दें। तो दोनों ही कंडीशन में ए पार्ट में एरर होगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको प्रेजेंट बदल दीजिए तो भी दोनों प्रेजेंट में हो जाएगी, और दोनों को पास्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल एरर एक पार्ट में है क्योंकि दोनों घटनाएं एक समय की हैं और एक समय की घटना होने के बावजूद भी एक को प्रेजेंट एक को पास्ट में लिखा गया है, जो कि गलत है। नोबडी न्यू, कोई नहीं जानता, वेयर आई स्पेंड माई डे, कोई नहीं जानता कि मैंने अपना दिन कहां बिताया। एंड नोबडी रियली सीम्ड टू केयर, किसी को परवाह भी नहीं है। यहां पे देखिए कोई नहीं जानता था, पास्ट इंडेफिनिट, कि मैंने अपना समय कहां बिताया। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पे आधारित नियम है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं,
जैसे दैट है उसका मतलब की से निकलेगा, वेदर है उसका मतलब की क्या से निकलेगा, व्हाट है सब की लगा के निकलेंगे, की क्या, वेयर की कहां, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो आपने पढ़ा होगा सीधे वहां से रिलेट करिए कि कब, इस तरीके से। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का रूल कहता है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के पहले लिखी हुई वर्ब अगर पास्ट में है तो इसके आगे जो सेंटेंस आ रहा है अगर ये वर्ब पास्ट में है तो इसकी ये जो आगे लिखी हुई वर्ब है ये भी पास्ट में होगी। ये आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किया होगा, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ते हैं तो अगर पहले पास्ट या सेड या आता है तो कंजंक्शन के आगे जो वर्ब लिखते हैं वो भी पास्ट में होती है। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसके पहले ये पास्ट में लिखा हुआ है तो आगे ये वर्ब भी पास्ट में होगी। स्पेंट का पास्ट हो जाएगा स्पेंट, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अब सही हो जाएगा। ये फर्स्ट फॉर्म थी इसलिए गलत थी, ध्यान दीजिएगा। यहां हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूल से कर दिया, हम मीनिंग निकाल के करते तो भी हमें उसको पास्ट में बदलना पड़ता। आगे आइए, इफ आई हैड नोन दिस यस्टरडे, कंजंक्शन वाले वाक्य हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए, कंडीशनल सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है इफ सब्जेक्ट और वर्ब कॉमा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तीन स्ट्रक्चर होते हैं। अगर ये वर्ब प्रेजेंट में होगी तो ये जो वर्ब है इसको फ्यूचर में लिखना पड़ेगा, नंबर एक। दूसरा कंस्ट्रक्शन होता है कि अगर यहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म या वर्ब का प्रयोग हुआ है तो यहां वर्ब के रूप में आपको वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। तीसरा कंस्ट्रक्शन होता है अगर यहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है तो यहां पे आपको वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लिखना पड़ेगा। तो ये कंडीशनल सेंटेंस के तीन स्ट्रक्चर हैं जिनको आपको याद करना है, और जाहिर सी बात है आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये चीजें पहले से भी पता होंगी। जिसके पहले कंजंक्शन है उसमें क्या वर्ब हो सकती है और आगे के सेंटेंस में क्या वर्ब होगी, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, इफ आई हैड नोन दिस यस्टरडे, अगर मुझे ये बात कल पता होती, आई विल हैव हेल्प्ड हिम, तो मैंने उसकी मदद की होती। ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो दूसरे सेंटेंस की वर्ब होगी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इस पार्ट में एरर है, सी पार्ट को हम गलत मानेंगे और यहां पे हम कर लेंगे वुड हैव हेल्प्ड, ऐसा करेंगे ये सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा तीनों स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया, स्ट्रक्चर बेस्ड है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, मीनिंग नहीं निकालना है, केवल कंस्ट्रक्शन से कर देना है। सेम वही चीज है, हैड यू इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, देखिए ये इसको देख रहे हैं, इसी चीज को इसी पॉइंट का अगला रूप में उधर लिख रहा हूं। इफ वी राइट कंडीशनल सेंटेंस विदाउट इफ, विदाउट कंजंक्शन लिखा, यदि हम कंडीशनल सेंटेंस को बिना कंजंक्शन इफ के लिखते हैं, अगर हम इफ ना लगाएं, ये इफ ना लिखें, ये जो इफ लिखा हुआ इसको ना लिखें, तो क्या कंडीशनल सेंटेंस लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। यदि हम कंडीशनल सेंटेंस को बिना कंजंक्शन इफ के लिखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, अगर इफ नहीं लिख रहे हैं तो स्ट्रक्चर बनेगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब। तो हमें कंडीशन का सेंस देने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखना होगा। इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, मैंने क्या लिखा। अगर हम बिना इफ के कंडीशनल सेंटेंस लिखना चाह रहे हैं हम लिख सकते हैं, लेकिन हम अगर इफ नहीं लिख रहे हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना पड़ेगा। और अगर हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होगा, यही इसकी पहचान है। देखिए
इस सेंटेंस में हैड यू इन्फॉर्म्ड, हैड पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट के, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गई है, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये प्रश्नवाचक सेंटेंस नहीं है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, शर्त वाले वाक्य हैं, लेकिन इस शर्त वाले वाक्यों में कंजंक्शन इफ को नहीं लिखा गया, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया गया है। ये भी सही है, ये सेम यही चीज है, ये वाला सेम यही पॉइंट है, यही चीज सेम है, बस हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया, मीनिंग यही निकल रही है, स्ट्रक्चर यही फॉलो होगा। तो वापस आए जरा, इस चीज को वहां से जोड़ते हैं। ये देखिए, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख दिया गया है, यानी ये सही लिखा हुआ है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो दूसरे सेंटेंस में क्या होगा? दूसरे सेंटेंस में होगा वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये गलत है, हमें यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी पड़ेगी, और परचेज की थर्ड फॉर्म करेंगे परचेज्ड। ऐसा कर लेंगे, सही हो जाएगा। देखिए, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यही तो है, अगर इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो दूसरे सेंटेंस में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। चलिए सही कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। समझ गए होंगे आप। तो अगर कभी भी ऐसा सेंटेंस आपके सामने आ रहा है तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या है, समझ जाइएगा कि ये कंडीशन वाला सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब गायब की गई है, और सबसे बड़ी पहचान है कि इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क न लगा करके फुल स्टॉप लिखा हुआ है। आगे आते हैं। इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट हैव कंप्लीटेड दिस। देखिए, ये कंडीशनल सेंटेंस है, और यहां वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, ये सही लिखा हुआ है, आई वॉज लिखा है। मैंने यहां देखिए आपको बताया था, या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे या वर लिखेंगे, वॉज नहीं लिखते यहां पे, सब्जेक्ट चाहे जो हो, हर सब्जेक्ट के साथ वर आता है, ध्यान दीजिएगा। ये कंडीशन कल्पना वाले वाक्यों में, इस कल्पना वाले वाक्य में सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाते हैं? सभी के साथ वर लगाते हैं, वाज नहीं। अब आप समझ गए होंगे, यहां गलत है, एरर है, वाज की जगह वर कर लेंगे, ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। सेम वही चीज है, वही कल्पना वाला सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस यहां लिया गया है। तो देखिए, जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे, 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो हर टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया है एग्जाम में। इन्हीं तीनों चारों तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आप देख लीजिएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। वी हैड बेटर, अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब में प्रवेश कर रहे हैं। वी हैड बेटर टू लीव देम, रूल क्या कहता है? इन्फिनेटिव चैप्टर का ये रूल है, इन्फिनेटिव चैप्टर का, और ये रूल कह रहा है कि हैड बेटर, had rather, had sooner, would better, would rather, would sooner, इनके साथ जब आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव लिखते हैं तो ये टू नहीं लगाते। ये जो वर्ड है हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर, वुड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर, इसके अलावा 2 शब्द और जोड़ लीजिए, रादर देन और नीड हार्डली। ये जो शब्द हैं, इनके बाद जब हम इन्फिनेटिव लिखेंगे यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो टू नहीं लिखा जाता। हैड बेटर, इसके साथ देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये टू गलत है, इसको हटा देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। ए पार्ट में एरर है, टू हटा दीजिए। सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, रट के करना है, ये चीजें याद कर लीजिए, सीधे अप्लाई कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेकिंग मनी विद द हेल्प ऑफ इलीगल सोर्सेज, अवैध स्रोतों की मदद से पैसा अगर आप बना रहे हैं, इज नॉट गुड, तो वो सही नहीं है। सो वी मैनेज टू रिमेनिंग, मैनेज, attempt, try, attempt, try, manage, ये जो है वर्ब है, इन वर्ब के बाद, इन वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं लिखी जाती है, या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं लिखी जाती है। ध्यान दीजिएगा, इनके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो मैनेज टू रिमेनिंग ये गलत है, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, टू रिमेन। इन्फिनेटिव आती है इसके बाद, कॉन्सेप्ट है कि इन शब्दों के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, तो यहां कर लीजिए। आगे आइए, वी आर यूज टू, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वी आर यूज टू रिलाई ऑन फॉल्स नोशंस, हमें गलत धारणाओं पर भरोसा करना पड़ता है, या हम गलत धारणाओं पे भरोसा करने के आदी होते हैं, इसलिए वी हैव नॉट सरपास्ड ओल्ड बिलीफ्स ऑफ आवर सोसाइटी येट, हम अभी तक अपने समाज के पुराने विचारों से आगे नहीं निकल पाए हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, फैक्ट पे आधारित है, समझिएगा। 3 कंडीशन है। एक कंडीशन कहती है यूज्ड टू, और यूज टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। एक ये स्ट्रक्चर है, यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कंस्ट्रक्शन पास्ट की हैबिट या पास्ट के रेगुलर एक्शन को दर्शाता है। यानी कहने का तात्पर्य है, अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जो ये बता रहा है कि ये काम पास्ट में आप नियमित रूप से करते थे, मैं सुबह टहला करता था, तो सेंटेंस बनेगा आई यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग इन 2017 में मैं रोज सुबह टहला करता था। ये पास्ट की आदत या रेगुलर एक्शन को दर्शा रहा है, यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर देखिए, बी यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये स्ट्रक्चर। बी यूज टू, अब देखिए यूज टू यहां भी है, यहां भी है, लेकिन इसके साथ बी आ गया और आगे आईएनजी आएगी। ये कंस्ट्रक्शन क्या दर्शाता है, आप किसी कार्य के अभ्यस्त हैं, अर्थात वह कार्य आपके लिए नया नहीं है। You are accustomed to any type of work and it is not a new one. आप किसी कार्य के अभ्यस्त हैं और वो काम आपके लिए नया नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा ये पंखा ठीक कर लेंगे यार, खराब हो गया है, तो आपने कहा सर हम आई एम यूज टू रिपेयरिंग फैन। आपने अगर ऐसा बोल दिया आई एम यूज टू रिपेयरिंग फैन, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप पंखा बना लेते हैं, हो सकता आपकी दुकान भी हो सकता हो आप यही काम करते हो। समझ गए होंगे आप। अंकित जायसवाल कर रहे हैं 17 में हैव कमिटेड दिया है, देख लेते हैं यहाँ पे 17। हाँ सही कहा भाई, चलो हमने आगे नहीं देखा, यहीं से बता दिया क्योंकि यहां एरर थी। ठीक है, अंकित ने एक पॉइंट उठाया है, सही उठाया है कि यहां पे आई वुड नॉट हैव कमिटेड, ये स्ट्रक्चर देख लीजिए। फिलहाल एरर ए पार्ट में ही है, लिखा है इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट हैव, मैंने चूंकि आगे नहीं पढ़ा वहीं से कर दिया क्योंकि एरर वहीं पे दिख गई थी। देखिए ये लिखा हुआ है, तो अब ये कहना यह है इनका कि वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां लिखी हुई है, तो यहां कहां पे एरर माने, यहां की यहां। तो देखिए कंडीशनल सेंटेंस में ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि कल्पना और कंडीशन वाले वाक्यों में सब्जेक्ट चाहे जो हो, वाज किसी के साथ नहीं आता, वर आता है। एक पॉइंट, वाज किसी के साथ नहीं आता, वर आता है, तो इसलिए यहां पे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ये सही है। यहां पे ये वर्ब गलत है, वाज नहीं हो सकता। तो क्या होगा, ये पीछे मैंने आपको बताया था कि अगर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे यहां पे। तो यहां फिलहाल वर अगर आप नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कर लेंगे और सेंटेंस बना देंगे हैड
बीन, इफ आई हैड बीन यू, यदि मैं आपकी जगह रहा होता तो आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर, तो मैंने ये गलती ना की होती। तो क्योंकि मैंने यहां आगे नहीं देखा था, आप देख रहे हैं, तो ए पार्ट में इधर ए ही पार्ट में है, वाज की जगह हम हैड बीन कर लेंगे, सेंटेंस हमारा तब भी ए पार्ट में ही हम इधर लेंगे और सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। समझ गए होंगे आप? तो चलिए, अच्छा कि आपने ये याद दिला दिया, मैं यहीं पर देख लिया था वुड नॉट हैव, इसी इतने को देख करके मैंने इस क्वेश्चन को किया था, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से कर लीजिए, वाज की जगह हैड बीन कर लीजिए, इधर तब भी आपकी ए पार्ट में ही होगी। चलिए, कम से कम आप ध्यान दे रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं चीजों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, अच्छा लगा इस चीज को देख करके। आगे आइए, ये पॉइंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हाँ, तो बी यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है जी, आप किसी कार्य के अभ्यस्त हैं, अर्थात वो काम आपके लिए नया नहीं है, तब इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद एक और सेंटेंस आता है जिसमें आप देखेंगे बी के साथ यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसा लिखा रहता है, बी के साथ यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसा भी लिखा हुआ आएगा। और ऐसा लिखा हुआ जब आएगा तो उसकी मीनिंग क्या होगी? देखिए, ये सारा खेल मीनिंग का है। यहां पे लिखा हुआ कोई चीज है, उसका क्या सेंस निकल रहा है, उसी के आधार पे हम डिसाइड करेंगे। तो बी यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेंस आता है प्रयोग किया जाता है। मैं सबके एग्जांपल भी लिख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं, आई एम यूज टू रिपेयरिंग फैन, यानी मुझे फैन रिपेयर करना का मैं अभ्यस्त हूं, मुझे वो आता है और ये फैन रिपेयर करना मेरे लिए कोई नया काम नहीं है। और लिखा है बी यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है कैसे सेंस आएगा? जैसे आपने लिखा मिल्क इज यूज्ड टू मेक कर्ड, मिल्क इज यूज्ड टू मेक कर्ड, दही बनाने के लिए दूध का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट का रेगुलर एक्शन, बी यूज टू प्लस आईएनजी किसी काम के अभ्यस्त होने के लिए, और बी यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यह दर्शाने के लिए किसी काम के लिए किसी चीज का प्रयोग किया जाता है। तीनों के एग्जाम्पल मैंने दे दिए, अपने सेंटेंस में आइए। वी आर यूज टू रिलाई ऑन फॉल्स नोशंस, हम गलत धारणाओं पर भरोसा करने के आदी होते हैं, यानी ये वाला भाव है, इसीलिए हम उन पुराने विचारों से आगे नहीं निकल पाए हैं समाज के अभी तक। तो वी आर यूज टू, ये वाला सेंस है, ये वाला, और इस सेंस में बी यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, रिलाई की जगह रिलाइंग कर लेंगे, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा।